Hello my dear students, welcome back to my channel सरवल लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 10th को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल आइडिया, यानी जब से बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ तब से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, कैसे उनको लिखना है बोर्ड एग्जाम में और कैसे याद करना है, ठीक है, सब कुछ सारी ट्रिक मैं बताऊंगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये 3 नंबर आपका कंफर्म है। यानी आपका अगर सपना 95% का है तो आपको सेंट्रल आइडिया जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में कंफर्म मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जितने भी सिलेक्टेड सेंट्रल आइडिया हैं आप उनको पढ़ लीजिए, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा बाहर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट आप पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहला जो आपका है, सबसे पहला सेंट्रल आइडिया वो डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, पहला चैप्टर आपका है पोएट्री का डस्ट ऑफ स्नो, और इसके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। यानी कि इस पोएम को किसने लिखा है? रॉबर्ट ली फ्रोस्ट जी ने लिखा है। अब देखते हैं ठीक है, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया यानी जो केंद्रीय भाव है वो क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए देखिए सेंट्रल आइडिया जो है इस पोएम का, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स आर एक्शंस व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो सारे जो टिपिकल वर्ड है मैं उनकी मीनिंग भी बताऊंगा। तो जो आपका ये पोएम है, ठीक है, जो आपका पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, इसमें जो पोएट है यानी जो कवि है वो ये बताना चाहते हैं, कन्वे मींस होता है बच्चों बताना, वो ये बताना चाहते हैं कि सम टाइम यानी कभी कभी जो सर्टेन मोमेंट होते हैं यानी कुछ चीजें या फिर कुछ एक्शन, ठीक है, कुछ कार्य व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, जो वास्तव में तो साधारण होते हैं, यानी कुछ ऐसे कार्य होते हैं या कुछ चीजें तो साधारण होती हैं लेकिन उनका जो है बहुत लंबा महत्व, बहुत लंबा असर, यानी बहुत ज्यादा जो है असर पड़ता है हमारे जीवन में। तो सिग्निफिकेंस में होता है बच्चों महत्व। ठीक, तो कुछ छोटी छोटी चीजों का या छोटे छोटे कार्यों का हमारे जीवन में लंबा असर पड़ता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, और ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये किसी भी व्यक्ति के मूड को और उसके पूरे जीवन को बदल देती हैं। यानी आप कुछ भी कर रहे हो, सैडनेस में हो, या मान लीजिए आपको कोई अच्छी शुरुआत नहीं मिलती है कुछ बड़ा करने के लिए अपने लाइफ में, लेकिन एक छोटी सी चीज या छोटा सा मोटिवेशन या किसी का छोटा सा एडवाइस, ठीक है, या फिर नेचर की कोई छोटी सी चीज आपके पूरे जीवन को बदल दे तो वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा ही महत्व रखती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटी चीजें भी किसी व्यक्ति के मूड और उस व्यक्ति के लाइफ को एकदम से बदल देती हैं। द वे, फिर देखते हैं अब जो पोएम में है, द वे ए क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, ठीक है, इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ डिस्प्रेसिव थॉट्स, बिकेम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। तो जिस तरीके से जो एक कौवा था, ठीक है, एक क्रो था, कौवे ने शेक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल थी उसको, ठीक है, हिलाया, और उसको पोएट, ठीक है, जिस प्रकार से पोएट उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, प्रभावित हुआ। यानी जो कौवा था वो कहां पे बैठा था? एक हेमलॉक ट्री पे, और जब पोएट वहां से गुजरा तो उसने जो है कुछ मूवमेंट किया उस पेड़ पे, उस पेड़ को फड़फड़ाया या फिर हिलाया, तो कुछ बर्फ के जो कण थे या बर्फ की धूल वो पोएट के ऊपर गिरी, और पोएट इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, यानी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और गिव्स हिम द आइडिया, और फिर उसको एक विचार मिला, ठीक है, एक आइडिया मिला, शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स, यानी जो उसका डिप्रेसिव थॉट्स था यानी उदास मन था वो एकदम से बदल गया, और किस में बदल गया? बिकम चीयरफुल, वो बहुत प्रसन्न हो गया, एंड डू समथिंग यूजफुल, और फिर जो उसका आगे का दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत ही स्पेशल बन गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नेचर की छोटी सी चीज भी होती है वो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम करती है। जिस प्रकार से कवि के ऊपर जब वो बर्फ की धूल गिरती है तो सैडनेस, उसका सैडनेस हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। तो ये आपका जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, उसका सेंट्रल आइडिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है।
और आप अगर इसका जो है मीनिंग समझते हैं, इसका जो है विचारों को समझते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, तब भी आपको पूरा का पूरा नंबर श्योरली मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा, बस आपको जो इसका सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव है वो चीज आपको डिलीवर करनी है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए जो आपका सेकंड है सेंट्रल आइडिया, वो आपके सेकंड चैप्टर फायर एंड आइस से लिया गया है, यानी जो आग और बर्फ है। सेम राइटर है इसके भी, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, सेम राइटर है। ठीक है, अब जो इसका केंद्रीय भाव है, अगर पोएम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि जो है पोएट यहां पे बता रहे हैं कि फायर और आइस दोनों समान चीजें हैं और दोनों इस दुनिया को समान तरीके से, इस दुनिया का जो है विनाश कर सकते हैं, इस विश्व का। तो देखते हैं इसको। द पोएट इक्वेट्स, या इक्वेट्स मीन्स होता है समान बताना यानी समानता देना, फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हैट्रेड। यहां पे जो है जो कवि है वो फायर को इच्छाओं से और आइस को, ठीक है, हैट्रेड यानी उदासीपन से समानता यानी समान करके बता रहा है, समानता दे रहा है। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनॉर्मस स्पीड इन, ठीक है, इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिस। तो देखिए जो दोनों चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, एक फायर और एक आइस। फायर का मतलब यहां पे क्या होता है, फायर का मतलब होता है आपकी जो डिजायर है, इच्छा है, ठीक है, डिजायर, डिजायर को यहां कहा गया है फायर, और आइस को कहा गया है हैट्रेड। हैट्रेड मीन्स होता है बच्चों उदासीपन, अकेलापन, किसी से कोई मतलब ही ना रखना। तो यहां पे जो फायर है वो हमारी इच्छाओं को बता रहा है और जो आइस है वो हमारे उदासीपन, अकेलेपन को बता रहा है। तो कभी दोनों को कह रहा है कि ये दोनों चीजें समान हैं और ये हमारे अंदर, ठीक है, बहुत ही इनॉर्मस यानी बहुत विशालकाय स्पीड से, बहुत तीव्र स्पीड से, बहुत तीव्र जो है गति से बढ़ रही हैं, और यदि हम इनको नहीं चेक करते हैं तो एक दिन ये जो है पूरे संसार को पेरिस यानी नष्ट कर देंगी, खत्म कर देंगी। मान लीजिए जितने भी लोग हैं इस धरती पे, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके अंदर अगर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो जाए या फिर बहुत ज्यादा अकेलापन हो जाए, किसी से कोई मतलब ही ना रखो, तो दोनों चीजें इस विश्व की समाप्ति के लिए पर्याप्त हैं। तो हमें समय समय पर ये सारी चीजें देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम अकेलेपन में या उदासीपन में तो नहीं जी रहे हैं, या फिर हम किसी ऐसी इच्छा की जो है मांग या ऐसी इच्छा की चाह तो नहीं रखते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो, ठीक है, और दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा भयावह हो। तो ये सारी चीजें जो है हमें चेक करना चाहिए अपने अंदर। तो वही कवि कह रहा है कि इनको हमें जो है समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है बहुत ही तीव्र गति से लोगों के अंदर बढ़ रही हैं। फिर क्या है, सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर्स एंड लव आवर फेलो बीइंग्स। इसलिए हमें, ठीक है, इसलिए जो हमें हमारी इच्छाएं हैं उनको सीमित रखना चाहिए। सीमित का मतलब ये होता है जो जरूरी इच्छाएं हों, ठीक है, पढ़ाई करना है, आपको नाम कमाना है, पैसे कमाना है, वो ठीक है, वो जरूरी इच्छा है। लेकिन अगर आप ये इच्छा रखो कि सब कुछ मेरा हो और किसी का उस पर कोई हक ना हो, ये गलत चीज है। तो इच्छाएं जो हैं वो सीमित रखनी चाहिए, जो मानव के लिए हितकारी हो, और उसके साथ साथ जो हमारे फेलो बीइंग्स यानी जो हमारे साथी हैं, हमारे संगत के लोग हैं, उनसे हमें प्रेम भी करना चाहिए। उनको एकदम से छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है, एकदम अकेला नहीं रहना चाहिए, एकदम उदास नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपने फेलो बीइंग्स, अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से, ठीक है, घर वालों से बराबर बातचीत करनी चाहिए और उनसे संबंध स्थापित रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो जो आपका वर्ल्ड है, विश्व है, वो बहुत ही स्मूथली से चलता रहेगा। और अगर ये दोनों चीजें हमारे जो है हमारे मन में व्याप्त हुई, फायर एंड आइस, ठीक है, तो इस संसार का विनाश निश्चित है। यही इस कवि, ठीक है, इस कविता में कवि बताना चाह रहा है और यही चीज इस कविता का सेंट्रल आइडिया है। तो ये भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नहीं लर्न करते हो तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, जो भी चीजें मैंने बताई है आप सिंपल सी भाषा में लिखोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन आपका जो थर्ड वन है वो है अमेंडा। अमेंडा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अमेंडा एक छोटी सी लड़की रहती है जिसको उसकी माता जी बार बार हर छोटे छोटे काम पे उसको टोकती हैं, और इस ठीक है, टोकने के कारण यानी बार बार किसी को इंटरप्ट करना, वो इतना ज्यादा परेशान होती है कि वो अपनी एक कल्पना की दुनिया में खो जाती है। तो देखते हैं इस कविता का क्या सेंट्रल आइडिया है। देखिए
द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज, ठीक है, कंसिस्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर। तो जो इसका सेंट्रल आइडिया है वो एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है जो अपनी माता जी के द्वारा बहुत ज्यादा सताई जाती है, यानी परेशान कर दी जाती है। नेग्ड मींस होता है बच्चों सताना। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है वो एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है जो बच्ची अपने माता जी के द्वारा सताई जाती है। द पोएटेस सेट्स लाइट ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शंस बाय हर मदर। इसमें जो कवियत्री है, ठीक है, यानी जो लेखिका है, वो ये बताना चाहती है कि कैसे एक बच्ची, ठीक है, एक चाइल्ड बार बार हर बार अपने माता जी के द्वारा छोटे छोटे कार्यों पे, यानी उसके कार्यों पे बार बार उससे प्रश्न पूछा जाता है और उसको मॉनिटर किया जाता है, उस पर ध्यान रखा जाता है। यानी छोटी सी बच्ची है, वो कोई भी काम करती है तो बार बार उसकी माँ उसको टोकती है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ठीक है। तो कैसे उससे जो है बार बार हर चीज पे क्वेश्चन किया जाता है। फिर क्या है, Therefore, इसलिए जो है अमेंडा, यानी जो लड़की है, बच्ची का नाम अमेंडा है, ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स। इसलिए जो अमेंडा है वो अपनी इन परेशानियों से दूर जाने के स्वप्न देखती है, यानी स्वप्न की दुनिया में खो जाती है। मान लीजिए जैसे उसको बार बार टच किया जाता है, टोका जाता है, तो वो ख्वाब देखती है, कल्पना करती है कि काश मैं यहां ना होके एक अनाथ बच्चे की तरह होती है, जलपरी होती, इस प्रकार के वो कल्पना करती है, यानी इमेजिन करती है और उस दुनिया में जाना चाहती है, ठीक है। इस टोक के कारण जो इंटरप्शन है, इस इंटरप्शन के कारण जो उसकी माता जी के द्वारा होता है। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो इस बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, यही आपको लिखना है। और आप इसको अपने लैंग्वेज में इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे एक छोटी बच्ची को बार बार टोका जाता है और वो एक कल्पना की दुनिया में जीने लगती है। यही कवियत्री जो है इस पोएम में बता रही है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का जो है पक्का आना ही आना है। तो इन तीनों, ठीक है, सेंट्रल आइडियाज को आप लर्न कर लीजिए, रट लीजिए या फिर समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। तो अगर मान लीजिए, ठीक है, इन केस आप सेंट्रल आइडिया नहीं रट पाते हो, नहीं याद कर पाते हो, तो भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि आपका जो सपना है वो 95% का है। और इसलिए मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको वो ट्रिक आती है, ठीक है, आप लोग उस ट्रिक को फॉलो करते हो, तो आप लोग सेंट्रल आइडिया को बहुत ही अच्छे से लिखोगे। तो देखते हैं कौन कौन सी ट्रिक। देखो, बिना पढ़े सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक, सबसे पहली चीज आप लोग जो है जितने भी पोएम है, यानी जितना भी मैंने पढ़ाया है 3 इंपॉर्टेंट, उसके चैप्टर का और उसके जो राइटर हैं उनका नाम रट लीजिए, ठीक है। 3 को रटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो चैप्टर और राइटर्स नेम आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर और राइटर्स का नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप सेंट्रल आइडिया की शुरुआत करोगे, अगर आप 2 लाइन ये लिखोगे कि ये जो है दीज लाइंस या दीज सेंट्रल आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, ठीक है, उसका नाम लिख दो, एंड रिटन बाई, और फिर राइटर का नाम लिख दो, तो आपका 3 लाइन तो वैसे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप जितना भी मैंने 3 पढ़ाया है उस तीनों के चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम जरूर रख लीजिए। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? सेकेंड पॉइंट, आपको जो है पोएम की, जो पोएम है उसकी मीनिंग यानी उसका अर्थ जरूर पता होना चाहिए। तो सेकेंड आप क्या करोगे, जो मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग ऑफ पोएम यानी जो कविता है उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप सेंट्रल आइडिया तभी लिख पाओगे जब आपको मीनिंग पता होगी, ठीक है। तो आप 3 जो पोएम है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आप वीडियो देखिए, आप उसका अर्थ बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो पोएम का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यानी वो पोएम हमें क्या संदेश दे रहा है, ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। आप जब आपको ये चीज पता होगी तो आप उठा के उसको डिलीवर कर दोगे, लिख दोगे बहुत आराम से, जो है वही आपका सेंट्रल आइडिया होता है। तीसरा ट्रिक आपको क्या मालूम होना चाहिए, जो तीसरा ट्रिक है, आपको ग्रामर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जो ग्रामर है
इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इसमें आपकी जो टेंस है और एक्टिव पैसिव, टेंस और उसके साथ एक्टिव पैसिव, ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर हम सेंट्रल आइडिया को अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, तो हमें जब तक ग्रामर नहीं पता होगा कि कहां पे सब्जेक्ट लिखना है, कहां पे वर्ब हमें सिलेक्ट करना है, किस जगह पे ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हम सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको अच्छे से सेंटेंस बनाना है, एकदम शुद्ध सेंटेंस, तो आपको ग्रामर का नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो आप साथ साथ में ग्रामर भी पढ़ते रहिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप इसी ट्रिक पे काम करो। आप जो है पोयम का नाम, उसके राइटर का नाम याद कर लो, आप पोयम का अर्थ समझ लो, जो मैंने पढ़ाया है पोयम समझ लो, ठीक है, कि पोयम का संदेश क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और उसके बाद अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो आप अपनी लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है, सेंट्रल आइडिया को, केंद्रीय भाव जो है इस किसी भी पोयम का, वो आसानी से अपनी भाषा में भी लिख दो, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर बिल्कुल भी आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं काट पाएगा, बशर्ते कि जो पोयम का संदेश है वो सही होना चाहिए। बेशक वो सिंपल लैंग्वेज है या फिर ग्रामेटिकल है या फिर लिटरेचर वाली है, वो नहीं मैटर करता, बस जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। वहां से आपको सारा क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा।